हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और हमने आप लोग को बताया था कि जब भी हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे ही एक सीरीज बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड प्रिपेयर करते हैं, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दूसरा कोई भी मेटल इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल हमको डिटरमाइन करना है। और इन दोनों को हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये प्रिपेयर किया मेटल इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल आपको डिटरमाइन करना है, और दूसरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसे हम कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड ऑफ नॉन पोटेंशियल। तो ये नॉन पोटेंशियल का इलेक्ट्रोड होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके साथ हम क्या करते हैं, मेटल इलेक्ट्रोड को ज्वाइन कर देते हैं। दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपको। तो ये दोनों को हम ऐसे ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे और वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करेंगे। वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या बताएगा, इस मेटल इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। देखिए अगर ए मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ए मेटल एनोड बनाएगा और इसकी पोटेंशियल हमको यहाँ मिलेगी। अगर ए इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है तो ए मेटल कैथोड बनाएगा और इसकी पोटेंशियल यहाँ मिलेगी हमको। सेल पोटेंशियल की जो वैल्यू है यहाँ वोल्टमीटर की रीडिंग को यहाँ पे पुट कर देंगे हम, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 होता है। अगर ये कैथोड है या ये एनोड मान लीजिए तो एनोड पोटेंशियल 0 हो गया, तो सेल पोटेंशियल की रीडिंग कैथोड पोटेंशियल का इक्वल हो जाएगा, यानी कि इस इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल है वो वोल्टमीटर की रीडिंग के इक्वल आएगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट मेटल का इलेक्ट्रोड बनाकर उसका पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम फ्लोरीन इलेक्ट्रोड बनाते हैं, दिस मीन्स F माइनस का सॉल्यूशन बनाते हैं और इसमें F2 गैस पास करते हैं एट 1 atm प्रेशर, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये स्टैंडर्ड फ्लोरीन इलेक्ट्रोड बन जाएगा। और फिर इस तरह से अरेंज करके जब इसका पोटेंशियल निकालेंगे तो इसकी पोटेंशियल हमको मिलती है 2.87 वोल्ट। ऐसे हम MnO4 माइनस से इसको रिड्यूस करके Mn2 प्लस में ले जाते हैं। यानी कि आप देखो यहाँ पे क्या करना है हमको कि MnO4 का सॉल्यूशन बनाना है, जिसमें रिएक्शन क्या होगा, MnO4 से Mn2 प्लस बनेगा। और इस सॉल्यूशन MnO4 के सॉल्यूशन में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डिप कर देना है। तो ये जब रिएक्शन होगा तो इस पे पोटेंशियल अराइज होता है 1.15 वोल्ट। यहाँ पे जो वोल्ट मीटर की रीडिंग मिलती है हमको 1.15 वोल्ट मिलती है। ऐसे ही अगर हम गोल्ड का देखते हैं, Au मतलब हम Au3 प्लस का सॉल्यूशन बनाते हैं, Au3 प्लस का सॉल्यूशन, और गोल्ड रॉड को यहाँ डिप कर देते हैं 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर रखते हैं, फिर इसको मेजर करते हैं। तो हमको वोल्ट मीटर की रीडिंग मिलती है 1.42 वोल्ट। तो इस तरह से हम सभी मेटल का इलेक्ट्रोड बना ले रहे हैं। मेटल नॉन मेटल सभी जितने भी स्पीसीज का चाहे हम बना सकते हैं। इनका इलेक्ट्रोड प्रिपेयर करके 1 बाय 1 इन सब का हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन कर ले रहे हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जब हम इन सब का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिटरमाइन कर लेते हैं तो इन सब को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के आर्डर में अरेंज कर देते हैं। इसके अरेंजमेंट से एक सीरीज मिल जाता है जो हम यहाँ पे सामने आपके लिखे हुए हैं। इसी सीरीज को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है फ्लोरीन का, इसको सबसे ऊपर रख दिया हमने। सबसे लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है लिथियम का, इसको सबसे नीचे। ये देखिए ये सीरीज ऐसे कंटिन्यू कर रहा है, ये यहाँ तक है और फिर इसके आगे ये है। आप वैल्यू देख के समझ सकते हो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो सबसे हाई रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का, इसको सबसे ऊपर रखा हमने, और लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लोवेस्ट है, इसको सबसे नीचे रख दिया हमने। तो ये जो सीरीज आप स्पेसीज मिला इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
ये कैसे बना, ये आप लोगों को समझ में आ गया। 1 बाई 1 सबका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिटरमाइन किया गया और फिर इनको अरेंज कर दिया गया उसी के ऑर्डर में, तो ये सीरीज मिल गया हमको। अब इस सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज है, ये हमको समझना है। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो दिस सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये सब रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हैं और ये सब बोल्ट में होते हैं। ये सब रीडिंग क्या है, बोल्ट में है, और ये भी बोल्ट में रीडिंग है। ये सब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स के हैं। अब देखिए इनका यूज़ क्या है, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इस सीरीज से हम डिटरमाइन कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कंपेयर करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब समझिएगा, अगर हम यहाँ पे जिंक और कॉपर की बात करते हैं, जिंक एंड कॉपर, ये दोनों मेटेलिक फॉर्म में, तो मेटेलिक फॉर्म में ये क्या कर सकते हैं, ये ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। ये जिंक से Zn+2 बना सकता है और एक कॉपर से copper+2 बना सकता है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं अगर अपने मेटेलिक स्टेज में है तो। दिस मीन्स कॉपर के पास भी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है और जिंक के पास भी। दिस मीन्स कॉपर और जिंक दोनों क्या हैं, बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है ना, तो दोनों क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हमको ये बताना है कि इन दोनों में से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, विच वन इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, विच वन इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, तब हम देखेंगे इन दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा वो स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अब देखो इस सीरीज में देखिए कॉपर कहाँ है, ये है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितनी है, 0.34 वोल्ट। और जिंक कहाँ है, इस सीरीज में देखिए जिंक यहाँ पे है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -0.076 वोल्ट। तो दिस मीन्स जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है और कॉपर का पॉजिटिव। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लो और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाई। तो अगर हम रिड्यूसिंग पावर की बात करें तो जिंक का रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगा, दिस इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कॉपर। तो आप सीधे सीधे याद रखिए, जब हम सीरीज में मूव करते हैं फ्लोरीन से लिथियम की तरफ तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होता है। तो आप लिख दीजिए on moving from fluorine to lithium, reducing power increases. Reducing power increases. जब हम फ्लोरीन से लिथियम की तरफ मूव करेंगे तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगा। रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ स्पेसीज टू बिहेव लाइक रिड्यूसिंग एजेंट। इनका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से बिहेव करने की जो प्रॉपर्टी है, जो टेंडेंसी है, वो इंक्रीज होगा ऑन मूविंग फ्रॉम फ्लोरीन टू लिथियम। ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट देखिए, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कंपेयर करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहले पॉइंट पे हमने कंपेयर किया रिड्यूसिंग एजेंट को। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दो रिड्यूसिंग एजेंट हमको कंपेयर करना है, कौन स्ट्रांग है कौन वीक, तो हम इसके बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको दो या दो से ज़्यादा स्पेसीज दे दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि विच वन इज़ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या आपको कहा जा रहा है कि अरेंज दीज स्पेसीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो इसमें भी आप यूज करोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कैसे, इसी का एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर हम जिंक आयन और कॉपर आयन की बात करें तो अब ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकते, क्योंकि अब इनके पास बैलेंस सेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कोर सेल में, कोर सेल मीन्स बैलेंस सेल के अंदर जो सेल होता है उसी को कोर सेल कहते हैं। अब इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कोर सेल में है, बैलेंस सेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो इनका रिडक्शन होगा, और हमको पता है जिस स्पेसीज का रिडक्शन होता है
वो बिहेव कैसा करता है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे यहाँ पे इन दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा था तो इनका बिहेवियर था एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वैसे ही यहाँ पे इन दोनों का रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे इनका बिहेवियर होगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि जिंक भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिंक आयन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कॉपर आयन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिंक आयन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कॉपर आयन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हमको क्या करना है, हमको कंपेयर करना है कि जिंक आयन और कॉपर आयन में बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, which one is better oxidizing agent, which one is best oxidizing agent out of these, और which one is strong oxidizing agent out of zinc ion and copper ion। कैसे कंपेयर करेंगे हम, तो इसका कंपैरिजन भी हम यहीं से करेंगे। देखिए रिडक्शन इजी उसका होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, और जिसका रिडक्शन इजीली प्रोसीड करेगा वही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो आप देखो किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। देखिए ये है कॉपर, रिडक्शन पोटेंशियल कितनी है 0.34 वोल्ट, और ये है जिंक, रिडक्शन पोटेंशियल कितना है -0.76 वोल्ट। तो अब देखिए ये जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लो है और कॉपर का हाई, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, कॉपर। तो यहाँ पे भी आप नोट कर लेंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम फ्लोरीन टू लिथियम oxidizing power in decreases, oxidizing power decreases। On moving from फ्लोरीन टू लिथियम ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस, मतलब जब हम फ्लोरीन से लिथियम की तरफ मूव करके जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझो बेटा, जब आप इस पेयर को देखते हो, ये पेयर है तो आयन से मेटल में चेंज हो रहा है, और अगर नॉन मेटल है तो मॉलिक्यूल से आयन में चेंज हो रहा है। तो इसको आप देखो, हम इन सब में ऐसे पेयर बनाए हैं, एलिमेंट और उसके आयन का पेयर है। तो इसको समझिए आप लोग, अगर ये मेटल है तो ऐसा पेयर आपको मिलेगा। मेटल आयन को ऊपर लिखा जाएगा नॉमिनेटर साइड में, और डिनोमिनेटर साइड में मेटल को लिखा जाएगा। इस पेयर का मतलब होता है रिडक्शन रिएक्शन। कैसे, ये रिएक्टेंट को ऊपर लिखा गया है और प्रोडक्ट को नीचे लिखा गया है। तो ये दो पॉजिटिव चार्ज है और एलिमेंट में चेंज हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो ये जो पेयर है ये रिडक्शन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये समझ में आ गया आप लोग को, ये रिडक्शन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से जो रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है इसमें आप ध्यान से समझो, जो रिएक्टेंट है ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में है ताकि ये रिड्यूस हो सके। तो जब ये ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में है और रिड्यूस हो रहा है तो ये बिहेव करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इनमें सब में आप देखो, जो आपको पेयर लिखा हुआ मिलेगा, इस पेयर में जो ऊपर है नॉमिनेटर साइड में, यही स्पेसीज है जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसी स्पेसीज की ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन से लिथियम तक डिक्रीज हो रहा है। और जो प्रोडक्ट बन रहा है इसको हम डिनोमिनेटर साइड में लिखे हैं। तो जो डिनोमिनेटर साइड में लिखा हुआ है फ्लोरीन से लेके लिथियम तक, वो सब क्या है, रिड्यूस्ड स्टेट में है। रिड्यूस्ड स्टेट में है तो ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, रिड्यूस नहीं हो सकता। तो जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो इसका बिहेवियर होगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और इसका एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो बिहेवियर है वो इंक्रीज हो रहा है। कहाँ से, फ्लोरीन से लिथियम तक। मतलब फ्लोरीन आयन एक रिड्यूसिंग एजेंट है और फ्लोरीन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे ही MnO4- एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और Mn2+ एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऐसे सभी पेयर में है। जो नोमिनेटर साइड में स्पेसीज लिखा गया है, ऊपर लिखा गया है, वो स्पेसीज एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो डिनोमिनेटर साइड में लिखा गया, नीचे लिखा गया है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और उन्हीं के पावर को हम, रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर को हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे
ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग पावर और रेड्यूसिंग पावर समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए, अगर हमको कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है और ये बताना है कि वो प्रोसीड करेगा कि नहीं, फिजिबल है कि नहीं। फिजिबल मीन्स दैट इज स्पॉन्टेनियसली पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। जैसे देखिए, अगर हम चाहें तो कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं Mg प्लस Al3 प्लस गिव Mg2 प्लस एल्यूमिनियम। आप अगर बैलेंस करते हो चार्ज को तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें अब चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब आप देखो, हमने एक रिडक्स रिएक्शन लिख दिया जिसमें मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन और एल्युमिनियम का रिडक्शन हो रहा है। मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और एल्युमिनियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसको हमने लिखा है, ये एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है ये हमको पता ही नहीं है। मतलब अगर हम एल्युमिनियम के सॉल्यूशन में मैग्नीशियम के पाउडर्ड फॉर्म में या ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में ऐड करें, हम एक बीकर में AlCl3 का सॉल्यूशन ले लें, AlCl3 जिसमें एल्युमिनियम थर्ड आयन प्रेजेंट है, और इसमें हम जिंक रॉड मैग्नीशियम का रिबन डिप कर दें या मैग्नीशियम के ग्रेन्यूल्स ऐड कर दें, छोटे छोटे पाउडरी फॉर्म में मैग्नीशियम ऐड कर दें, तो क्या ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा या नहीं करेगा। अगर ये प्रोसीड करेगा तो हम कहेंगे दिस रिएक्शन इज फिजिबल। फिजिबल का मतलब इट कैन प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली। और अगर ये फिजिबल नहीं है तो क्या कहेंगे, इट इज़ नॉन फिजिबल। तो इसकी फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फिजिबिलिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखिए इसकी फिजिबिलिटी कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है, इसको आप अच्छे से समझेंगे। पहले देखो, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो रिएक्शन हो रहा है, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का, और रिडक्शन किसका हो रहा है, एल्युमिनियम का। और इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन है तो उसके करस्पॉन्डिंग सेल लिख सकते हैं हम लोग। सेल लिख सकते हैं मतलब एनोड और कैथोड बना सकते हैं। इसमें एनोड मतलब जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड मतलब जिस पे रिडक्शन। तो अगर हम इस रेडॉक्स रिएक्शन में देखें तो एनोड कौन है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम एनोड है और एल्युमिनियम क्या है, कैथोड है। तो अब आप सेल पोटेंशियल डिटरमाइन कर सकते हो ना। सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड कैथोड पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड एनोड पोटेंशियल, यही होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड कैथोड पोटेंशियल मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड क्या है, एल्युमिनियम है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, यहाँ से देख लीजिए। एल्युमिनियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है -1.66 वोल्ट। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए कैथोड के जगह -1.66 वोल्ट। ओके, अब एनोड क्या है यहाँ पे, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट इज मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का देखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, दैट इज -0.37 वोल्ट। तो अब यहाँ पे आप पुट कर दिए -2.37 वोल्ट, 2.37 वोल्ट, ये वैल्यू आपने पुट कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करिए तो आपको क्या मिलता है, आपको जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी पॉजिटिव ना। ए प्लस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू लार्ज है, नेगेटिव वैल्यू स्मॉल है, तो आपको वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव मिलता है दिस मीन्स सेल इज पॉसिबल। अगर सेल पॉसिबल है इसका मतलब ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है दिस इज स्पॉन्टेनियस, दिस इज अ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ये फिजिबल है, दिस इज फिजिबल वन। अगर हमने ऐसे लिखा होता Mg2 प्लस एल्युमिनियम गिव Al3 प्लस Mg, तो दिस रिएक्शन विल नॉट बी फिजिबल। तो मतलब अगर हम थ्योरेटिकली कोई रिएक्शन लिख देते हैं और हमको पता नहीं है कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, ये प्रोसीड करेगा या नहीं करेगा, तो इस तरह के रेडॉक्स रिएक्शन के फिजिबिलिटी को हम आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिजिबिलिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की फिजिबिलिटी भी हम यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिजिबिलिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया ना। इसको बस आपको इतना ध्यान देना है कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है इसके करस्पॉन्डिंग सेल अगर हम लिखते हैं तो उस सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आना चाहिए, तभी ये फिजिबल है। अगर निगेटिव आ गया तो फिजिबल नहीं है। तो बस आप जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दिया गया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसी के वैल्यू से ये सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद देखेंगे अगर पॉजिटिव आ रहा तो फिजिबल, निगेटिव आ रहा तो नॉन फिजिबल। अब देखिए अगर हमको किसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का फिजिबिलिटी प्रेडिक्ट करना है तो क्या करेंगे। जैसे आप ऐसे हमने लिख दिया Ag प्लस AuCl3। Au मतलब गोल्ड, गोल्ड का ट्राईक्लोराइड है और इसको हम Ag से ट्रीट कर रहे हैं और हम चाह क्या रहे हैं कि यहाँ पे AgCl बन जाए और गोल्ड प्योर फॉर्म में मिल जाए हमको। अब हमको बताना है कि एक्सपेरिमेंटली ये पॉसिबल है कि नहीं। हमने क्या किया, गोल्ड के क्लोराइड के सॉल्यूशन में सिल्वर ऐड कर दिया और हम चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हो जाए इसका। तो अब थ्योरेटिकली तो हमने लिख दिया, प्रैक्टिकली क्या होगा, ये प्रोसीड करेगा कि नहीं करेगा, ये कैसे जानेंगे हम। तो देखिए इसमें जो ये पूरा सीरीज है, इस सीरीज में मेटल्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं। मेटल्स और नॉन मेटल दोनों तरह के स्पेसीज हैं। पहले हम दोनों की रिएक्टिविटी को कंपेयर करेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो रिएक्टिविटी को भी हम कंपेयर कर सकते हैं इसी सीरीज के बेसिस पे। कैसे, देखिए नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं विद द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। यानी कि नॉन मेटल के पास रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी है और मेटल के पास ऑक्सीडाइज होने की प्रॉपर्टी है। तो जिस भी नॉन मेटल का रिड्यूस होने का प्रॉपर्टी हाई होगा, यानी कि जो नॉन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो आसानी से रिड्यूस होगा और आसानी से रिड्यूस होगा तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होगा। दिस मीन्स विद द डिक्रीज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीजेस एंड विद द डिक्रीज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस। मेटल रिएक्ट करते हैं विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन लॉस यानी कि ऑक्सीडाइज होकर रिएक्ट करते हैं तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा और जो स्पेसीज रिड्यूस होकर रिएक्ट करता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। तो देखिए ये सीरीज ऐसे बनाया गया है विथ द इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस सीरीज में जब हम फ्लोरीन से लिथियम की तरफ आएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होगा, यानी कि जो भी स्पेसीज हैं उनका रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी घटेगा। दिस मीन्स अगर नॉन मेटल हैं तो रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी घट रहा है तो उनका रिएक्ट करने की प्रॉपर्टी भी घटेगा। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट ही करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके। दिस मीन्स ऑन मूविंग फ्रॉम फ्लोरीन टू लिथियम रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीजेस। तो आप ऐसे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ नॉन मेटल प्रेडिक्ट कर सकते हो। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू लिथियम। जैसे से हम फ्लोरीन से लिथियम की तरफ जाएंगे, सभी नॉन मेटल नहीं है, इस तरह के कंपैरिजन में ओनली नॉन मेटल को देखा जाएगा। मतलब फ्लोरीन है यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, इन सब की रिएक्टिविटी हम कंपेयर करेंगे। बीच में जो मेटल्स आ रहे हैं उनको नहीं देखना है हमको, मेटल्स की रिएक्टिविटी को मेटल्स के साथ कंपेयर किया जाएगा। जैसे अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल देखेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, तो ये क्या होता है, जैसे जैसे इनका रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होगा यानी कि इनका रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी घटेगा तो ऑक्सीडाइज होने का प्रॉपर्टी बढ़ेगा और मेटल रिएक्ट करते हैं विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीडाइज होकर रिएक्ट करते हैं। तो इनका जब ऑक्सीडाइज होने की प्रॉपर्टी बढ़ेगा मतलब इनका रिएक्टिविटी बढ़ेगा। दिस मीन्स आप कह सकते हो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज
फ्रॉम फ्लोरीन टू लिथियम। जब हम फ्लोरीन से लिथियम की तरफ जाएंगे तो मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब आप लोग क्लास 10th में पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो जो स्पेसीज डिस्प्लेस होता है वो लेस रिएक्टिव होना चाहिए और जो डिस्प्लेस करता है वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें सिल्वर और गोल्ड को, तो अगर सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसको डिस्प्लेस कर सकता है और ये रिएक्शन फिजिबल होगा। अगर सिल्वर गोल्ड से कम रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस नहीं करेगा और ये फिजिबल नहीं होगा। अब देखिए, मेटल हैं दोनों, तो रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर है? रिएक्टिविटी मेटल का इंक्रीज होता है फ्लोरीन से लिथियम की तरफ, यानी कि जो लिथियम से नज़दीक है, लिथियम की तरफ जो स्पेसीज है गोल्ड और सिल्वर में से, वो ज़्यादा रिएक्टिव है। आप देखिए कहाँ पे हैं दोनों, ए गोल्ड है और ए सिल्वर है। सिल्वर लिथियम की तरफ है और गोल्ड फ्लोरीन की तरफ। तो फ्लोरीन से लिथियम की तरफ जाने से मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज होता है। दिस मीन्स सिल्वर इज मोर रिएक्टिव देन गोल्ड, और सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन क्या है? दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज फिजिबल, ये प्रोसीड करेगा। दूसरी चीज़ देखिए, दिस मीन्स आप कह सकते हो, यहाँ पे आप कह सकते हो, स्टेटमेंट लिख सकते हो, मेटल विच इज बिलो इन द सीरीज कैन डिस्प्लेस अदर मेटल फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन विच इज एबव इन द सीरीज। यानी कि जो मेटल इस सीरीज में नीचे है वो अपने से ऊपर वाले मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि जो नीचे है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और जो ऊपर है वो कम रिएक्टिव है। तो इस तरह से आप मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट का फिजिबिलिटी डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग देखिए, अगर हम नॉन मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट की बात करें, नॉन मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट यानी कि नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट, जैसे देखिए अगर हम NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, और इसमें हम पास कर देते हैं ब्रोमीन गैस, और हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे NaBr बनेगा और Cl2 लिबरेट हो जाएगा। NaBr बनेगा और Cl2 गैस लिबरेट होगा। मतलब ये NaCl से Cl को डिस्प्लेस करेगा Br डिस्प्लेस करेगा और Cl डिस्प्लेस हो जाएगा। ये हम थ्योरेटिकली लिख रहे हैं। अब हमको ये बताना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं, दिस इज़ फिजिबल और नॉन फिजिबल। तो इसके लिए हम देखेंगे Br शुड बी मोर रिएक्टिव देन Cl। कोई भी ज़्यादा रिएक्टिव स्पेसीज ही लेस रिएक्टिव स्पेसीज को डिस्प्लेस करता है, और रिएक्टिविटी फ्लोरीन से लिथियम की तरफ जाने पे नॉन मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, यानी कि जो फ्लोरीन से क्लोज होगा वही ज़्यादा रिएक्टिव है। क्लोरीन और ब्रोमीन में देखिए, क्लोरीन यहाँ पे है और ब्रोमीन यहाँ पे है, तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? क्लोरीन, क्योंकि लिथियम से नज़दीक है। लिथियम से दूर जाएंगे तो रिएक्टिविटी घटेगा। तो ये क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, ब्रोमीन कम रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो मोर रिएक्टिव होता है वही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। समझ में आ गया? देखिए, कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, व्हाट हैपन, जैसे क्वेश्चन को समझिए क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन Cl2 gas is passed through the solution of mixture of NaF and NaBr। सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम फ्लोराइड के मिक्सचर का सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन में अगर हम Cl2 गैस पास करते हैं तो क्या होगा? तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होना चाहिए। अब होगा कि नहीं इसको आप समझिए। अगर Cl2 को देखें NaF के साथ तो यहाँ से क्या बन सकता है? F2 और NaCl बन सकता है। अगर हम Cl2 को देखें NaBr के साथ तो क्या होगा? यहाँ से बन सकता है NaCl प्लस Br2। अब इन दोनों में नॉन मेटालिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आपको ये देखना है कि फिजिबल है या नहीं। तो फ्लोरीन को क्लोरीन कब रिप्लेस करेगा? जब क्लोरीन फ्लोरीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फ्लोरीन इस सीरीज में सबसे ऊपर है, यानी कि फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, तो फ्लोरीन को कोई दूसरा नॉन मेटल डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। दिस इज़ नॉन फिजिबल। इसको देखिए, क्लोरीन ब्रोमीन को तब डिस्प्लेस करेगा जब क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अभी हमने देखा था एक क्लोरीन ऊपर है ब्रोमीन नीचे है, यानी कि क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये डिस्प्लेस कर देगा और ये रिएक्शन फिजिबल हो जाएगा।
तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट हैपन व्हेन Cl2 इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ NaF and NaBr, तो आप बताएंगे अ ब्राउन गैस लिबरेट ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्रोमीन बाई क्लोरीन। और आप ये भी बता देंगे वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लोरीन डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। तो ये आपका इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट कब प्रोसीड करेगा, कब नहीं प्रोसीड करेगा, इसका प्रेडिक्शन हम आसानी से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल एंड रिएक्टिविटी ऑफ मेटल भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर आपको दो या दो से ज़्यादा नॉन मेटल दे दें और कहा जाए कि इनको रिएक्टिविटी के आर्डर में अरेंज करिए, तो आप इनका आर्डर अरेंज कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे अगर हम यहाँ पे दे दें रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल है, तो Cl2, Br2, I2, F2, इन चारों को ही कह दें कि अरेंज करिए इन द रिएक्टिविटी आर्डर। तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, उसके बाद आ रहा क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आ रहा आयोडीन। तो दिस वन इज मोस्ट रिएक्टिव, दिस वन इज सेकेंड मोस्ट, दिस वन इज थर्ड मोस्ट एंड दिस वन इज लीस्ट रिएक्टिव। तो ऐसे हम इनको आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको मेटल्स दे दें और कहें कि इनको आर्डर में अरेंज करिए, तो देखिए जो सबसे नीचे होगा ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इनमें से सबसे नीचे कौन है? मैग्नीशियम यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले, फिर कौन आ रहा है? जिंक आ रहा है, उसके बाद कौन आ रहा है? देखिए उसके बाद कॉपर आ रहा है, फिर उसके बाद कौन आ रहा है? सिल्वर आ रहा है, उसके बाद कौन आ रहा है? गोल्ड यहाँ पे है। तो ये ऑलरेडी आर्डर में है, दिस इज मोस्ट रिएक्टिव। तो इस तरह से आप मेटल्स को भी उनके रिएक्टिविटी के आर्डर में अरेंज कर सकते हो। दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके अलावा देखिए एक और भी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन यहाँ पे होता है जो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग क्या होता है। लेकिन कैसे अप्लाई करेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा जब आप इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये एप्लीकेशन है प्रेडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्रेडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब समझिए, अगर हम यहाँ पे AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, और यहाँ पे हम सिल्वर के 2 इलेक्ट्रोड इसमें डिप करके और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो एनोड पे क्या बनेगा और कैथोड पे क्या बनेगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये इसका प्रेडिक्शन भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हेल्प से हम बता सकते हैं कि एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, या आपको ओवरऑल प्रोडक्ट क्या होगा इसका। तो दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेकिन ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लोगे। तो पहले हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा लेंगे, उसी समय इसको हम बताएंगे। जब फैराडेज लॉ बताएंगे इलेक्ट्रोलिसिस में, उसी समय इसको भी बताएंगे। बस इतना आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए कि हम इसका प्रेडिक्शन इस सीरीज के बेसिस पे कर सकते हैं। दिस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो दीज आर ऑल अबाउट यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।